हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से दोस्तों सिक्योर्ड लोन लिया है या फिर अनसिक्योर्ड लोन लिया है दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर आपकी कोई विषम परिस्थिति या फिर मजबूरी या फिर किसी कारणवश आपने इस लोन की जो भी ईएमआई बनी थी महीने महीने की, इसको आपने डिफॉल्ट करना चालू कर दिया। इसकी ईएमआई आपने रेगुलर मैनर में नहीं भरी दोस्तों। ठीक है, कोई ना कोई आपकी अपनी एक कोई पर्सनल प्रॉब्लम या फिर कोई ना कोई रीजन होगा दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर जो बैंक और जो एनबीएफसी है वो आपके खिलाफ में क्या क्या लीगल एक्शन ले सकती है, अधिक से अधिक क्या क्या कर सकती है दोस्तों। क्या आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्या आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे दोस्तों, या फिर इस मामले में लास्ट टू लास्ट क्या सेटलमेंट ही एक ऑप्शन है दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम डिटेल्ड में और विस्तार में इस वीडियो क्लास में, इस वीडियो लेक्चर्स में दोस्तों चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स। सो आइए हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह समझना है कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब एक ऐसा लोन जिसमें आपने क्या किया, बैंक से लोन लेते समय आपने सिक्योरिटी के तौर पर, कोलेट्रल के तौर पर, बंधक के रूप में आपने बैंक के पास कुछ ना कुछ तो आपने गिरवी में रखा दोस्तों। जैसे उदाहरण के तौर पर, एग्जांपल के रूप में आपने होम लोन लिया दोस्तों। अब होम लोन में क्या होता है, आपका जो घर है, आपकी जो वो प्रॉपर्टी, आपका जो मकान है, उसी को आपने गिरवी के तौर पर, बंधक के रूप में, कोलेट्रल के तौर पर आपने बैंक के पास रख दिया दोस्तों। जैसे कोई कार लोन हो गया या फिर आपने टेम्पो, ट्रक या फिर बाइक आपने लिया दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये जो आपके जो व्हीकल्स, आपके जो कार हैं दोस्तों, ये भी कोलेट्रल के तौर पर, बंधक के रूप में ही बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी दोस्तों रखे रहते हैं। मतलब कि गाड़ी नहीं रखी रहती, उसके जो भी पेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैंक या फिर एनबीएफसी के पास रखे रहते हैं दोस्तों। और हम एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, जैसे कि आपका ये गोल्ड लोन हो गया। गोल्ड लोन में क्या होता है, आपके जो भी सोने, आपके जो भी आपका ज्वेलरीज होता है, वो आप क्या करते हो, बैंक और एनबीएफसी के पास आप बंधक के रूप में, कोलेट्रल के तौर पर आप रखते हो और वहां पे उनसे क्या करते हो, उससे आप पैसे उनसे ले लेते हो, ठीक है, लोन के तौर पर। तो ये सारी चीजों में होता क्या है, आपने सिक्योरिटी के तौर पर आपने अपने घर के पेपर्स, आपने अपने गाड़ी, अपने आपके जो भी मोटर कार व्हीकल्स थे उसके पेपर्स, या फिर आपके जो गोल्ड, आपका जो सोना था, ज्वेलरी, उसको आपने क्या किया, बैंक के पास आपने बंधक और आपने गिरवी के तौर पर रख दिया दोस्तों। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यदि कल को आगे चलकर फ्यूचर में यदि आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक के पास एक पावर, एक शक्ति है, ठीक है। जैसे कि एक कानून है दोस्तों, एक सरफेसी एक्ट करके कानून, एक लॉ है, जिसके मुताबिक क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी क्या होती है, एम्पावर्ड होते, उनको अधिकार, उनको शक्ति प्राप्त होती है कि वो आपके सिक्योरिटी के तौर पे जो भी आपकी चीजें रखी गई है बैंक के पास, उसको सेल आउट करके, ऑक्शन करके अपने बकाया राशि का वो क्या कर सकते हैं, वसूली या फिर रिकवरी कर सकते हैं दोस्तों। तो एक कानून है सरफेसी एक्ट 2002 का कानून, ठीक है। इसमें क्या होता है, चीजों को कोर्ट में ना लेके जाके, ठीक है, कोर्ट के बाहर ही, ठीक है, बिना कोर्ट कचहरी जाए, इस कानून का उपयोग करके बैंक और एनबीएफसी क्या कर सकती हैं, सिक्योर लोन के केस में अपने बकाया राशि की वसूली और रिकवरी कर सकती है दोस्तों, एकदम आसान तरीके से। तो इसमें क्या होता है, आपका प्रॉपर्टी, आपका जो भी चीज है, आपका जो भी एसेट है, आपकी जो संपत्ति है, उसको सेल आउट करके, ऑक्शन करके अपने बकाया राशि की वसूली कर ली जाती है दोस्तों। और यदि कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो कर्जधारी को, बोरोवर्स को रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस मामले में क्या होता है, आपको बकायदा नोटिस और आपको दी जाती है और आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति की नीलामी और ऑक्शन की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे कहीं पे भी लीगल कार्यवाही, एक्शन या फिर जेल जाने की बात बिल्कुल भी नहीं आती है दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यह है पूरी प्रक्रिया सिक्योर लोन के केस में। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अनसिक्योर लोन के केस में क्या हो सकता है, बैंक क्या क्या कर सकती है दोस्तों। अनसिक्योर लोन का मतलब क्या हुआ कि बैंक से आपने या फिर एनबीएफसी या फिर किसी भी लोन कंपनी से आपने जब लोन लिया था दोस्तों, तो लोन लेते वक्त आपने बैंक या फिर एनबीएफसी के पास आपने कुछ भी गिरवी या फिर कोलेट्रल के तौर पर कुछ भी नहीं रखा था दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने क्रेडिट कार्ड्स लिए दोस्तों, एग्जांपल, और क्या हो सकता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन लोन लिया, आपने बिजनेस लोन लिया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो आपने लोन लिया, ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपने बैंक या फिर एनबीएफसी के पास आपने सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी नहीं रखा दोस्तों। तो ऐसे में क्या होता है, बैंक को यदि कल को सपोज फॉर एग्जांपल जो बोरोवर है, जो कर्जधारी है, यदि वो आगे चलकर लोन का रीपेमेंट नहीं करता है, जो भी ईएमआईज बनी है उसको वो डिफॉल्ट कर जाता है और आगे चलकर उसका लोन अकाउंट एनपीए में कैटेगराइज हो जाता है, तो ऐसे में जो बैंक और जो एनबीएफसी है वो बकाया राशि की वसूली कैसे करेगी दोस्तों। अनसिक्योर्ड का केस है, तो अनसिक्योर्ड में तो बैंक या एनबीएफसी के पास कुछ भी गिरवी, कोलेट्रल, बंधक के रूप में कुछ भी नहीं रखा है।
अगर कुछ रखा होता तो वो सिक्योर्ड लोन की तरह वो उसको सेल आउट करके बेचकर अपने बकाया राशि की वसूली कर लेता, लेकिन यहाँ पे अनसिक्योर्ड के केस में कुछ भी गिरवी के तौर पर नहीं रखा है, तो ऐसे केस में बैंक और एनबीएफसी के लिए बकाया राशि की वसूली करना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे बैंक और एनबीएफसी किस तरीके से बकाया राशि की वसूली कर सकती है दोस्तों? तो जैसे आपकी 1 या 2 ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो बैंक क्या करती है, आपको रिकॉल नोटिस, दैट मींस कि भाई आपकी 1-2 ईएमआई बाउंस हो गई है, डिफॉल्ट हो गई, मिस हो गई है, आप इसका रीपेमेंट करवा दीजिए। यदि आप आगे भी डिफॉल्ट करते हैं तो आगे चल के आपको डिमांड नोटिस सर्व की जाती है, भेजी जाती है दोस्तों, लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद। तो डिमांड नोटिस में क्या करते हैं, आपको टोटल कुल जो बकाया राशि है उसकी डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको नोटिस से सर्व करते हैं। यदि आप आगे भी रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बैंक और एनबीएफसी क्या करेगी, अपने अधिवक्ता, अपने एडवोकेट के माध्यम से आपको लीगल नोटिस आपको भेजेगी। यदि क्रेडिट कार्ड्स का ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, नहीं भर रहे हैं, तो हो सकता है मे बी आपको ईसीएस बाउंस का जो केस होता है, ठीक है, उसकी आपको लीगल नोटिस वो अपने एडवोकेट के माध्यम से आपको सर्व करवा सकते हैं। तो ईसीएस बाउंस केस होता है सेक्शन 95 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का। तो इस प्रकार से आप क्या आपको वो अपने एडवोकेट के माध्यम से आपको लीगल नोटिस आपको सर्व करके आपको डरा धमका के आपको कोर्ट का बोलते हैं ना, एक कोर्ट कचहरी का एक डर आपको दिखाकर वो अपने बकाया राशि की वसूली कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपने लोन लेते वक्त समय अगर यदि आपने बैंक के पास चेक दिए होंगे तो वो कल को वो चेक क्या करेंगे, अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे। यदि पैसे अकाउंट में नहीं होंगे तो ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड वो आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा। तो ऐसे में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 का लीगल नोटिस आपको सर्व करके आपको डर दिखा के कोर्ट कचहरी का वो बकाया राशि की वसूली कर सकते हैं। दूसरी चीज, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के माध्यम से आपको कॉल करवाएंगे, सुबह शाम दिन रात 100 कॉल 50 कॉल, घर पे होम विजिट करवाएंगे, गाली गलौज धमकी दिलवाएंगे, ठीक है, या फिर पुलिस का डर दिखाएंगे कि भाई मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं मजिस्ट्रेट बोल रहा हूँ, मैं जज बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना फर्जी तरीके से आपको डरा धमका कर वो आपके बकाया राशि की जो है वसूली वो कर सकते हैं आपसे, ठीक है। तो या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे, आपको मेल पे मैसेज करे, उसमें धमकी दे, डराए आपको, इस प्रकार से मैसेज करके वो बकाया राशि की वसूली वो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो होता क्या, यदि वो आगे कोर्ट कचहरी के लिए जाते भी हैं तो वो प्रोसेस आपको सबको पता है कि कोर्ट कचहरी का प्रोसेस होता है वो काफी लंबा होता है, काफी लेंदी होता है। तो बैंक और एनबीएफसी भी कोर्ट कचहरी के प्रोसेस से बचती है। यदि आपका मैटर कोर्ट कचहरी में गया नहीं तो जेल का सवाल ही नहीं उठता है। तो कई लोग डरते हैं कि भाई क्या जेल जाना पड़ेगा क्या, यदि मैंने पर्सनल लोन डिफॉल्ट कर दिया, मैंने एजुकेशन लोन लिया नहीं भर पाया, मैंने बिजनेस लोन लिया मैं नहीं भर पाया, ठीक है, तो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा किसी भी पर्पज के लिए कोई भी लोन लिया तो यदि नहीं भर पाए तो क्या इसमें जेल जाना पड़ेगा, क्या इसमें कोर्ट कचहरी मुकदमा हो जाएगा, तो उसके चांसेस बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। तो बैंक या फिर एनबीएफसी क्या करती है, अनसिक्योर्ड लोन के केस में, पर्सनल लोन के केस में अधिकतर मैक्स टू मैक्स वो सेटलमेंट के लिए ही जाती है, अधिकतर मैक्स टू मैक्स वो सेटलमेंट के लिए ही जाती है, ठीक है। तो अगर वो आगे प्रोसीड करती है कोर्ट या फिर जेल तो उनका जो भी अमाउंट है उसका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि केस को फाइनल होने में काफी समय जाता है। जेल का प्रावधान, जेल का प्रोविजंस है, बट मैंने अभी तक तो ना के बराबर मैंने सुना है कि किसी को जेल हो गई है, किसी को इम्प्रिजनमेंट हो गया है कि भाई इस व्यक्ति ने पर्सनल लोन का डिफॉल्ट किया, इसको जेल भेज दिया गया, ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना दोस्तों। तो यहाँ पे जेल का प्रावधान प्रोविजंस बुक में लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली तौर पर तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो पर्सनल लोन के केस में, क्रेडिट कार्ड्स के डिफॉल्ट के केस में, या फिर कोई भी एक्सोजेट कोई भी पर्सनल लोन हो, इस मामले में मैक्स टू मैक्स सेटलमेंट का ही प्रस्ताव या फिर ऑफर बैंक या फिर एनबीएफसी के द्वारा उस बॉरोवर को, कर्जधारी को दिया जाता है दोस्तों। तो यदि आपको ऐसा लगा है कि हाँ आपके कैपेसिटी आपकी क्षमता के अंदर है तो आप बैंक के साथ में बैठकर समझौता करके नेगोशिएशन करके आप सेटलमेंट करवा लीजिए दोस्तों। पैसे आपके पास नहीं है तो लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट है। आप सोचेंगे सेटलमेंट करवाऊंगा तो कल को आगे चलकर मेरा सिविल स्कोर जो है खराब हो जाएगा, मेरा सिविल में रिपोर्ट में मेरा ये सेटल्ड वर्ड करके रिफ्लैक्ट होगा, तो वो रिफ्लैक्ट तो होगा ही, उससे भविष्य में फ्यूचर में आपको तकलीफ दिक्कत आएगी लोन लेने में। लेकिन जो आज जो तकलीफ दिक्कत आ रही है, जो समाज में सोसाइटी में आपकी जो बेइज्जती हो रही है, आपका जो डेफेमेशन, आपकी जो मानहानि हो रही है, उसका क्या होगा? आज आपके मन में जो बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं कि यार मैं एक काम करता हूं, कुछ गलत कर लेता हूं, तो वो चीज से बचने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? तो सेटलमेंट ही एक ऑप्शन है दोस्तों। तो सेटलमेंट, ये जो शब्द है, ये जो स्कीम है, ये जो वर्ड, ये क्यों लाया गया कि भाई आगे मैटर को ना खींचा जाए, कोर्ट कचहरी ये सारी चीजें एक लंबा प्रोसेस ना चले, तो वो चीज से बचने के लिए, वो चीज को अवॉइड करने के लिए बीच में सेटलमेंट जैसा एक शब्द, एक वर्ड, एक स्कीम को लाया गया दोस्तों। सेटलमेंट में क्या होता है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल 10 लाख का लोन है, आप उतना नहीं भर पा रहे, तो बैंक एनबीएफसी क्या करेगी, आपको बोलेगी भाई एक काम करो, आप 6 लाख रुपए दे दीजिए, ठीक है, इतना 6 लाख रुपए देके अपने अकाउंट को सेटल या फिर क्लोज करवा लीजिए। तो यदि आपके कैपेसिटी में, आपकी क्षमता में 6 लाख रुपए यदि आपके पास है, तो आप उसका पेमेंट उतना 6 लाख रुपए देके अपना लोन अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। और बैंक से आप क्या कर लीजिए, आप एनओसी ले लीजिए, एनओसी ले लेंगे तो आप फ्री हो जाएंगे फिर,
ठीक है। यदि बैंक एनबीएफसी यदि सामने से आपको रिक्वेस्ट ये सेटलमेंट का ऑफर प्रस्ताव नहीं दे रही, यदि आपको लग रहा है कि आपका लोन अकाउंट एनपीए में कैटेगराइज हो गया, लोन अकाउंट आपका पुराना हो गया है, तो आप किसी एडवोकेट या फिर अधिवक्ता के माध्यम से या फिर आप यदि आप खुद कानून के जानकार हैं तो आप खुद ही सेटलमेंट का रिक्वेस्ट लेटर बनाकर आप बैंक के समक्ष आप अपने एप्लीकेशन को, अपने रिक्वेस्ट को आप दे सकते हैं सेटलमेंट के लिए। तो उसमें आपकी जो भी स्थिति परिस्थिति उससे आप बैंक या फिर एनबीएफसी को आप अवगत करवाइए और आप कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट करने की रिक्वेस्ट आप बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ में आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको सिक्योर्ड का केस बता दिया, अनसिक्योर्ड का भी मैंने आपको केस बता दिया। तो यहाँ पे कहीं पे भी जेल जैसे शब्दों का जो प्रयोग है मैंने नहीं किया और है भी नहीं दोस्तों, है भी नहीं। अब हम जरा बात कर लेते हैं दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। यदि आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने फाइनेंस करा के आपने टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, आपने ऐसा कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपने लिया है और ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आप आगे चलकर इसकी बकाया राशि का भुगतान आप नहीं कर पा रहे, इसकी जो भी ईएमआई उसका आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई आपकी मजबूरी कारण कुछ ना कुछ तो एक आपका जेन्युइन रीजन हो सकता है, ठीक है, XYZ नहीं कर पा रहे, तो क्या ऐसे में आपने मोबाइल लिया, फ्रिज लिया, वॉशिंग मशीन लिया, टीवी लिया, तो क्या वो बैंक और एनबीएफसी वाले उनके जो भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स या फिर जो भी उनके अधिकारी हैं या फिर जो भी उनके एम्प्लॉय स्टाफ हैं, क्या वो आपके घर में आकर घुस के क्या आपकी ये टीवी, फ्रिज, एसी लेके चली जाएंगे दोस्तों? बिल्कुल नहीं। मैंने तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुना कि यदि किसी व्यक्ति ने मोबाइल ईएमआई पे लिया हो और उस मोबाइल की जो भी ईएमआई थी उसका रीपेमेंट नहीं किया हो, तो बैंक या फिर एनबीएफसी के जो भी एम्प्लॉइज हैं वो घर पे आके वो आपकी मोबाइल आपसे आपके हाथ से छीन के लेके चले गए हों। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना दोस्तों। तो इसमें भी क्या होता है भाई, एक तरीके से देखिए यहाँ पे क्या होता है, वो प्रॉपर्टी तो आपके घर पे आके छीन के तो लेके जाएंगे नहीं, तो ये सारी चीजों को ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स को भी पर्सनल लोन की तरह ट्रीट करना पड़ता है दोस्तों। इसमें भी क्या होता है, आगे चल के यदि आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक और एनबीएफसी क्या करेगी, आपको सेटलमेंट का प्रस्ताव आपको ऑफर देगी और आपका ये जो मैटर है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन वाला, इसमें भी क्या होगा, आपका मैक्स टू मैक्स आपका सेटलमेंट ही होगा दोस्तों। इसमें भी ऐसा नहीं है कि वो घर पे आके आपका टीवी, फ्रिज, आपका मोबाइल लेके चले जाएंगे। बस होगा क्या, ये सारी चीजों में जहां पे सेटलमेंट होगा और यदि आप रीपेमेंट नहीं करवा रहे हैं और लास्ट टू लास्ट जाके सेटलमेंट ही होगा, तो बस में आपका एक नुकसान हो सकता है कि भाई आपका जो सिबिल जो स्कोर है वो डाउन हो जाएगा, आपका सिबिल खराब हो जाएगा, उस पर नेगेटिव और बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि आगे चल के भविष्य में आपको लोन लेने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जब पैसे आपके पास नहीं है, आप काफी बड़ी मुसीबत से आप गुजर रहे हैं, तो आपको ये सिबिल रिपोर्ट, सिबिल स्कोर के बारे में आपको चिंता करना ही नहीं चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए और कैसे भी करके आपको सेटलमेंट में ही जाना चाहिए दोस्तों, यदि पैसे आपके पास नहीं है तो। यदि आप सोचेंगे कि भाई मुझे सेटलमेंट नहीं करना है, ये है वो है, तो आप पूरे पैसे दे दीजिए। यदि आप सेटल्ड वर्ड नहीं देखना चाहते अपने सिबिल रिपोर्ट के अंदर, तो आपको पूरे पैसे आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। तो बैंक और एनबीएफसी अनसिक्योर्ड लोन के केस में आपको बस डरा धमका कर ही पैसे निकाल सकती है, अपने रिकवरी एजेंट्स के द्वारा आपको परेशान करके ही अपने पैसे निकाल सकती है। बाकी कोर्ट कचहरी जाने से उनको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ना तो आपको जेल भेजने से पैसे मिलेंगे दोस्तों। तो बैंक और एनबीएफसी इस अनसिक्योर्ड लोन के केस में मैक्स टू मैक्स वो आपके साथ में सेटलमेंट ही करेगी दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लीजिए। आपको अधिवक्ता, एडवोकेट के माध्यम से आपको डराया जाएगा, आपको लीगल नोटिस भेजी जाएगी, सेक्शन 25 की, सेक्शन 138 की नोटिस। आपका क्रेडिट कार्ड्स का डिफॉल्ट हो गया है तो आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन 1996 की लीगल नोटिस आपको भेजी जाएगी कि आपके खिलाफ में हम आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डरा धमकाकर आपसे पैसे निकाले जाएंगे दोस्तों। तो यदि आप जेन्युइन में आपकी प्रॉब्लम है, आपकी दिक्कत है, आप सचमुच में आप विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो आपको ऐसे में बैंक के साथ में आपको बातचीत करके आपको नेगोशिएशन, आपको समझौता और आपको सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए दोस्तों। यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको पैसे देने चाहिए, क्योंकि पैसे नहीं दोगे तो आपको इन सारी दिक्कतों का, इन सारी प्रॉब्लमों का आपको सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं वो इसका सामना कर लेते हैं, और जो अंदर से मजबूत नहीं होते, हल्के होते हैं या फिर उनके डर का माहौल बना रहता है, तो वो इस चीज को झेल नहीं पाते दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, पैसे आपके पास हैं तो आपको इनका रीपेमेंट करना है, पूरा फुल अमाउंट आपको देना है दोस्तों। बाकी यदि पैसे नहीं है तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो सेटलमेंट वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको फॉलो करना, इसको आपको अपनाना है दोस्तों। बाकी रही एक बात, एक चीज और, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड वाला एक जो लोन होता है, इसमें क्या होता है, जो किसान भाई होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक और एनबीएफसी के पास अपना खेती की जो जमीन होती है उसका जो पेपर्स होता है, खसरा खतौनी या फिर जो भी लैंड रिकॉर्ड्स जो पेपर्स होते हैं, वो बैंक और एनबीएफसी के पास एज अ कोलेटरल गिरवी के तौर पर रख के वो केसीसी का जो कार्ड है वो लेते हैं दोस्तों। यदि इसमें वो डिफॉल्ट कर देंगे तो क्या बैंक या फिर एनबीएफसी वो किसान भाई की जो जमीन, जो खेती की जमीन है, क्या उसको सेल आउट करके उसका ऑप्शन नीलामी करके अपने पैसे वसूल लेंगे दोस्तों? तो केसीसी के कार्ड में भी थोड़ा सा
थोड़ा मतलब क्या ना के बराबर, चांस बिल्कुल है ही नहीं दोस्तों। इसमें भी क्या होता है, मैक्स टू मैक्स सेटलमेंट के लिए ही जाते हैं, क्योंकि जो किसान भाई होते हैं उनके फेवर में पूरा भारत रहता है, और वो हमारे बोलते हैं ना अन्न के दाता है, मतलब कि वो आज हैं तो आज हम यहाँ पे हमें जो अनाज मिल रहा है, जो अन्न मिल रहा है, उसकी वजह से मिल रहा है। और भारत देश में जब किसान भाई की बात होती है तो बहुत बड़े लेवल पे इनकी बात होती है, और इनके पक्ष, इनके फेवर में ही काम किया जाता है, और होना चाहिए, करना चाहिए इनके पक्ष में बात, क्योंकि इनकी वजह से आज हम चल रहे हैं। आज हमें जो 2 वक्त की जो हमें रोटी मिल रही है, इन किसान भाइयों की वजह से हमें मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि केसीसी कार्ड का यदि आप डिफॉल्ट कर देते हैं तो आपका जमीन, आपका जो खेती की जो जमीन उसको नीलाम और ऑक्शन कर दिया जाएगा दोस्तों, नहीं। इसमें बीच बीच में बहुत सारे आपको सेटलमेंट के ऑफर प्रस्ताव दिए जाते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आती है लोन माफी वाली, उस स्कीम के तहत भी केसीसी का जो लोन है वो आधा से ज्यादा माफ किया जा सकता है दोस्तों। तो केसीसी भी एक तरीके से पर्सनल लोन की ही तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें भी आपको हो सकता है आपको डराया धमकाया जाए, आपको लीगल नोटिस आपको भेजे जाए, आपको रिकवरी एजेंट्स के द्वारा आपको परेशान किया जाए, लेकिन इसमें भी क्या होता है, सेटलमेंट ही लास्ट ऑप्शन होता है दोस्तों। इसमें आपकी कोई खेती की जमीन वगैरह कुछ भी आपकी नीलाम नहीं की जाती है, भले से उसका प्रावधान प्रोविजंस है, लेकिन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना है। तो ओवरऑल घुमा फिरा के मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि भैया पैसे यदि आपके पास नहीं है तो आपको जो मैंने प्रोसेस बताया इसको आपको फॉलो करना है। पैसे हैं तो आपको पैसे देने हैं। बाकी इस पूरी जो मैंने आपको पूरा ये जो बातें मैंने आपको बताई, इसमें कहीं पे भी जेल जैसा कोई प्रावधान नहीं है, आपको कहीं पे भी आपको जेल में नहीं भेजा जाएगा दोस्तों। तो अपने दिमाग से ये चीज, जेल का जो डर आपके अंदर है, कोर्ट कचहरी का जो डर आपके अंदर है, वो चीज आप निकाल लीजिए कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। सी मुकदमा, जेल, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में होगा। एकदम बोलते ना, एकदम 100 में से बोलते ना 1%, 99% तो नहीं दोस्तों। इस बात को आपको नोट कर लेना है। बाकी अपने अंदर आपको जो आपके अंदर जो डर है, उस डर को आपको खत्म करना है, बिल्कुल खत्म करना है आपको, ठीक है। और आपको कानून का जानकार बनना है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस वीडियो चैनल्स पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की जो बटन है उसको ऑन कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको भविष्य में मेरे द्वारा लोन पर बनाई जाने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन, जो मैसेज है, वो सबसे पहले दोस्तों आपको पहुंचे। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट से कोई भी प्रश्न है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।